अरे जो नोट्स शेयर किए है ना, जितने भी सब्जेक्ट है उसके शिक्षण शास्त्र दिया गया है ताकि आप अपने से भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। हर चीजें आप लोगों को हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है भाई। आपका आपकी तैयारी आपके लिए बेहतर होनी चाहिए, तो आप कम से कम रोज एक पेज, पर डे एक पेज का हैबिट बनाइए। आपके एग्जाम आते तक पूरा खत्म भी हो जाएगा वो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, चलिए लिखेंगे ईवीएस। ठीक है, ये हमारा क्लास है। आज हम लोग करेंगे क्लास पहला। ठीक है, पहला क्लास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल पूछिएगा। मैं पहले पहले वो चीज पढ़ेंगे जो हर किसी के सिलेबस में है। पर्यावरण सामाजिक विज्ञान का भी हिस्सा है, पर्यावरण विज्ञान का भी हिस्सा है, याद रखेगा। तो सभी के लिए ये पढ़ना अनिवार्य है, ये याद रखना जरूरी है। एग्जाम में यहाँ से क्या आते हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए, यहाँ से क्या आएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पर्यावरण के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। पहले पर्यावरण खत्म करेंगे, फिर बात करेंगे क्या, पारिस्थितिक तंत्र, और लास्ट में बात करेंगे प्रदूषण। ठीक है, ये तीन मुख्य टॉपिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब पर्यावरण की अगर मैं बात करता हूं, तो पर्यावरण का मतलब आप सभी जानते हैं, किससे बना है, कौन से शब्द से बना है, कौन से शब्द से बना है, संधि पढ़े हो ना आप लोग। हाँ, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। कौन सा संधि है, कौन सा संधि है, हाँ, कौन सा संधि है, स्वर संधि तो है, इतना तो पता है। ठीक है, किसका किसका मेल हो रहा है, ई धन अ बराबर क्या बन रहा है, यह बन रहा है, बन रहा है। ई धन अ बराबर क्या बन रहा है, यह बन रहा है। तो कौन सा संधि है, पक्का। चलिए, तो कौन सा संधि है ये, यण स्वर संधि है। अब इसका मतलब क्या होता है ना। परी का मतलब क्या होता है, चारों ओर। परी का मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है। आवरण का मतलब क्या होता है, आवरण का मतलब ढकना। आवरण का मतलब क्या हो जाता है, ढकना। चारों ओर से ढका हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो पर्यावरण है, एक जीव है, मान के चलिए मैं जीव हूं, और मेरे चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, पर्यावरण है ना। तो लिख सकते हैं पर्या चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है क्या, ढका हुआ, ढका हुआ या बिछा हुआ, ढका हुआ, है ना। आवरण का मतलब यही बोलते हैं ना, एक आवरण चढ़ाया है करके, ढका हुआ है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, पर्यावरण का मतलब क्या हो जाएगा, पर्यावरण का मतलब हो जाएगा किसी जीव के, किसी जीव के चारों ओर, चारों ओर उपस्थित तत्व, उपस्थित तत्व को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना, फिर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, जो उपस्थित तत्व है चारों दिशाओं में, अब हो सकता है ये सजीव हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, हो सकता है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, है ना, तो यहां सजीव भी है। जैसे मैं बात करूंगा, टेबल क्या है, निर्जीव है। निर्जीव तो है, पर निर्जीव में क्या है, मैंने बनाया है कि प्रकृति ने बनाया है, हमने बनाया है। और हमने बनाया मतलब ये क्या है, मैन मेड हो गया, मानव निर्मित हो गया ये। तो याद रखेगा, तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो बनता है कहां से, घटक से। पर्यावरण के क्या होते हैं, घटक होते हैं। यहां से बिल्कुल एग्जाम में क्या देखा गया है, प्रश्न देखा गया, लिखेंगे पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के दो घटक होंगे। अगर बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे तो दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक क्या होगा, जिसे प्रकृति ने बनाया है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक घटक कहलाएगा। एक जिसे किसने बनाया है, मानव ने बनाया है ना, तो मानव निर्मित घटक होंगे। मानव निर्मित क्या होंगे, घटक होंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मानव निर्मित घटक। ठीक है,
प्राकृतिक घटक की अगर मैं बात करूंगा तो प्राकृतिक घटक भी दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक करके दो होते हैं। बायोटिक का मतलब हो जाता है क्या, जैविक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जैविक होता है। और एबायोटिक का मतलब होता है क्या, अजैविक घटक। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है आपके, है ना, सीजी टेट में डायरेक्ट प्रश्न आया, निम्न में से कौन सा जैविक घटक है, ऑप्शन दिए रहता है। तो चलिए कौन कौन से घटक है जो जैविक में आते हैं, क्या क्या आएंगे, जल्दी बताइए क्या क्या आएंगे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या सूक्ष्म जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, ठीक है। और क्या जाएगा, और क्या जाएगा जी, जीव। जीव मतलब क्या, जो मानव मानव है, जीव जंतु, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु। तो ये सब किसमें आएंगे, जैविक घटक में आ जाएंगे। अजैविक घटक क्या होगा बताइए, अजैविक घटक क्या होगा। प्रकृति से क्या बना है, हवा पानी जल, यही सब बना है ना। हवा पानी जल ये सब किसने बनाया, आदमी ने तो नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा क्या, हवा, वायु, वायु, जल, वायु जल, स्थल, स्थल, है ना। और बोल सकते हैं क्या, जैव, बायोस्फीयर जिसे कहते हैं जी, जैव विविधता जिसे हम लोग कहते हैं, जैव विविधता, ये भी आ जाएगा बायोस्फीयर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। जैसे ये हमारा क्या पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, क्या आ गया, स्थल में आ गया। पृथ्वी के अंदर क्या है, पानी है। पृथ्वी के अंदर क्या है, ये स्थल है। ये अगर पृथ्वी को देखेंगे तो एक स्थल मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, जल मिलेगा। इसके ऊपर जो है, ये ऊपर में है, ये क्या कहलाएगा, वातावरण, वायु कहलाएगा, कहलाएगा वायु। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, और ये तीनों मिलाकर क्या कहलाता है, वो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, पानी, स्थल और वातावरण, ये सभी मिलकर कहलाता है क्या, बायोस्फीयर, जिसे हमने नहीं बनाया, किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा जैविक घटक है, चार ऑप्शन रहेंगे, है ना, उनमें से, है ना, जैसे आ गया सड़क, है ना, मंदिर, वायु और कीड़े मकोड़े, है ना। एक कभी कभी ये मिट कैसे गया, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, यहां था क्या, जीव जंतु, जीव जंतु। जब आप लोगों ने एक चीज देखा है, एक चीज देखा है, जब कोई सजीव मरते हैं तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, देखिए वो किस में आएंगे, या तो आप उसे सूक्ष्म जीव में कीजिए, या इसी उसी को क्या बोलते हैं, अपघटक भी कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, अपघटक, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के लिए जो जीव, बैक्टीरिया जो होता है, वो भी किस में आ जाएगा, वो भी किस में आ जाएगा, जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अजैविक में क्या आ जाएगा, तो अजैविक में प्रकृति ने तो बनाया है, परंतु उसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है, जीवन नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, जैविक को बोला जाता है क्या, सजीव कहा जाता है, सजीव घटक कहा जाता है। और अजैविक को कहा जाता है क्या, निर्जीव घटक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रकृति का जो सजीव पार्ट है वो जैविक कहलाएगा, प्रकृति का जो निर्जीव पार्ट है वो क्या कहलाएगा, अजैविक घटक कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब मानव निर्मित में पर्यावरण के घटक कौन कौन है, तो ये क्या हमारे आसपास दिखते हैं, दिखते हैं, ये भी हमारे आसपास दिखते हैं। तो हमारे आसपास दिखने वाला यही पर्यावरण के क्या है, घटक है। मानव निर्मित में क्या आएगा, चलिए बताइए, प्रश्न बनता है ना, यहां से ध्यान में रखिएगा। मानव निर्मित में मानव क्या बनाता है, आप जाते हो ना जी, सड़क, मोटर, मोटरसाइकिल, है ना, व्हीकल वगैरह, जो भी व्हीकल, मोटरसाइकिल, ठीक है। और क्या जाएगा, मंदिर, भवन, मंदिर, भवन, गार्डन, गार्डन, सिनेमा हॉल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। जो आपको दिखता है बस, खत्म। जो आपको खुली आंखों से दिखता है, जिसे आदमी ने बनाया है, वही सब क्या है, ये कुर्सी टेबल, ये सब क्या है, मानव निर्मित घटक है, जो कि पर्यावरण के क्या आते हैं, घटक आते हैं। क्योंकि ये चीजें बनती कहां से है, बिना पर्यावरण से, बिना प्रकृति के नहीं आती है। आता है क्या, नहीं आता है। और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, ये चीजें निर्माण हो रही है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पर्यावरण को थोड़े बहुत नुकसान पहुंचाओगे, तभी ही क्या होती है, अधोसंरचना का निर्माण होता है। अधोसंरचना मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स,
मुझे बताइए, क्या रोड बनने के लिए पेड़ नहीं काटते? तो जितना भी आएगा ना, सब कहीं ना कहीं हानिकारक है। याद रखिएगा, मानव निर्मित मतलब सीधा सीधा शब्दों में याद रख लो, हानिकारक। किसी न किसी रूप से वो क्या पहुंचाएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कोई सा भी फैक्टर बता दो जो नहीं पहुंचाता होगा। अब बोलोगे सर मंदिर पहुंचाता है भाई। क्या कार्यक्रम करवाते हो दिन और रात? होता है दिन और रात कार्यक्रम, होता है ना। जीव जंतु कहां जाएंगे? मंदिर परिसर में कराते हैं ना, डीजे लगवाते हैं ना। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप झंडे लेकर यात्रा करते हैं, लकड़ी आया कहां से आया? ऐसा तो नहीं है कि वो पड़ा है उस लकड़ी का उपयोग करते हैं, काट के ही तो लाते हैं। कहीं ना कहीं से आपको ये चीजें बिल्कुल देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से। तो बेसिक 4 क्षेत्र, यही जो 4 है यही पर्यावरण के क्या है, मूल क्षेत्रक है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। एक होता है आपका क्या, स्थल मंडल। एक होता है क्या, स्थल मंडल। याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखना है। इसे कहते हैं क्या, लिथोस्फेयर। इसे कहते हैं क्या, लिथोस्फेयर कहते हैं। दूसरा होता है क्या, वायुमंडल, है ना। जल मंडल पहले लिख लीजिएगा, जल मंडल, जल मंडल। एक क्या मिलेगा आपको, वायुमंडल। एक क्या मिलेगा आपको, वायुमंडल मिलेगा। और मैंने बताया यही तीनों मिलकर क्या कहलाता है, यही तीनों मिलकर क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। यही तीनों जब मिल जाते तब क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जल मंडल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं पानी को, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इंग्लिश नाम याद रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी देवनागरी लिपि में लिख देंगे क्या, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर करके लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। वायुमंडल को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं, ठीक है। जयमंडल को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। यहां एक चीज आ जाता है क्या, इन तीनों के अलावा जीव आ जाते हैं। इन तीनों के अलावा वहां जो विद्यमान है वो चीजें आ जाती है और कहलाता है क्या, जैव मंडल कहलाता है। भारत का पहला जैव मंडल बताइए, प्रश्न आया हुआ है। भारत का पहला बायोस्फीयर बताइए कौन सा है। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी सुने हैं, वो है भारत का क्या, पहला बायोस्फीयर। तो याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, बायोस्फीयर ये जैव मंडल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं ये अगर हमारी पृथ्वी है, ये अगर हमारी क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में विद्यमान क्या क्या चीजें हैं। पृथ्वी, केवल पृथ्वी के धरातल को अगर आप देखेंगे तो दो चीजें दिखेगा क्या, एक दिखेगा क्या, धरातल में ना क्या दिखेगा, स्थल, और दूसरा दिखेगा क्या, जल दिखेगा पृथ्वी के धरातल में। अगर मैं आपको पूछूंगा पृथ्वी का कितना हिस्सा स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है, कितना एरिया आता है स्थल मंडल में, बता सकते हो, पृथ्वी का कितना हिस्सा स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ये कितना है, 29%। कितना परसेंट है, 29% है जो स्थल मंडल है। मतलब ये छोटा सा हिस्सा स्थल मंडल है, बड़ा हिस्सा 29% मतलब क्या बोल सकते हैं इसी को, एक तिहाई भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में आता है पृथ्वी का कितना भाग स्थल मंडल है, स्थल मंडल का हिस्सा है, तो ऑप्शन में हो सकता है ये एक तिहाई भी रहे, याद रखेगा, या 1/3 रहे या फिर 29% रहे, तीनों जवाब क्या है, सही है। तो मुझे बताइएगा जलमंडल कितना है, जलमंडल कितना है हमारे यहाँ, कितना है, 71%। जो बचा खुचा है वो क्या है, जलमंडल है, ध्यान में रखिएगा। अब हमारे यहाँ अगर मैं बात करूंगा जल की बात, स्थल किसको कहते हैं हम,
स्थल, हमारे यहाँ स्थल को किसमें विभाजित किया गया है? पृथ्वी को किसमें बांटा गया जी? एक होता है महासागर, दूसरा होता है क्या? क्या होता है? महाद्वीप। नहीं सुने हो नाम? हाँ तो लिखो ना भाई। स्थल मंडल में क्या आएंगे? स्थल मंडल में क्या जाएंगे? महाद्वीप आ जाएंगे। और जल मंडल के अंतर्गत क्या जाएगा? क्या जाएगा? जल मंडल के अंतर्गत आ जाएगा आपका महासागर। अगर मैं प्रश्न पूछूं, है ना, विश्व में कितने महासागर है, बता सकते हो? है? विश्व में कितने महासागर है? एकदम बेसिक प्रश्न है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता है। भैया आपके स्थल मंडल की बात कर रहे हैं, जल मंडल की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा एग्जाम में? बिल्कुल आएगा। ठीक है, कितने महासागर हैं? इसीलिए तो फेल हो जाते हो। कितने हैं? 5 है। कितने महाद्वीप है? कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। नाम याद है? किनको याद है बताइए 7 महाद्वीप के नाम? लिख लो रे भाई, चलो लिखो। महाद्वीप के नाम लिख लो स्थल मंडल में, है ना। महाद्वीप, कितने महाद्वीप है विश्व में? पृथ्वी पर महाद्वीप है ना, याद रखिएगा 7 है। सबसे पहले लिखेंगे क्या? एशिया। मैं क्षेत्रफल के आधार पर लिखा देता हूं, एशिया। एशिया के बाद क्या आता है? अफ्रीका। एशिया के बाद क्या आता है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या आता है? अफ्रीका के बाद क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद क्या आता है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या मिलेगा आपको? यूरोप। यूरोप के बाद क्या मिलेगा आपको? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यूरोप और क्या जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्या हो गए हैं? 7 महाद्वीप। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर मैंने लिख दिया है 7 महाद्वीप। अगर मैं ये पृथ्वी बनाया तो कहां पास क्या है ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये अगर हमारी पृथ्वी है तो रफली बना लीजिएगा। ये है क्या? ये है क्या जी? ये है आपका एशिया। यहां पे शेर भारत को बना लेना, इसी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है क्या आपका? ये है क्या? यूरोप। ये क्या है आपका? ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। यहां पे क्या बना हुआ है? यहां पे क्या बना है? दक्षिणी अमेरिका। यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? क्या है? अफ्रीका। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? अंटार्कटिका। और यहां पे आपको क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। दिख रहा है 7 भूखंड? 7 भूखंड। तो मैं क्रम से लिख देता हूं, ये पहला है, ये दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवा यूरोप और सातवां क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। मैं इसी क्रम में लिख दिया हूं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखना है इस बात को। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे क्या हो गए? महाद्वीप। महासागर कौन कौन से हैं? अब यहां पे कौन सा महासागर है? देखिए, ये और ये वाला जो क्षेत्र, ये है प्रशांत महासागर। ये है क्या? प्रशांत। उसका आधा हिस्सा किधर है? यहां पे है। प्रशांत महासागर है ये पहला। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। फिर कौन सा मिलेगा आपको? अटलांटिक महासागर। कहां पे है ये? यहां पे है आपका क्या? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। यहां पे क्या मिलेगा आपको? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। यहां पे क्या मिलेगा आपको? हिंद महासागर। और यहां दक्षिणी में मिलेगा क्या आपको? दक्षिणी महासागर। दक्षिण में मिलेगा क्या? दक्षिणी, या इसी को बोलते हैं, है ना, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कितने महासागर है टोटल? 5 महासागर। पहला का नाम प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, चौथा हिंद महासागर और पांचवा क्या है आपका? दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। ये हमारा पूरा जल क्षेत्र है। और पूरा जल कितना है? 71% है। याद रखेगा, जल क्षेत्र क्या है? 71% है। अब मुझे बताइए, जल तो है, पर क्या सभी जल सागर में है? कुछ जल को हम लोग पी देते हैं। पी देते हैं ना। पीते किसको हैं? जो फ्रेश होता है, जो है ना। तो अगर मैं बात करूंगा, देखिए हमने बांटा कैसा। अगर मैं बात करूंगा पृथ्वी का, अगर मैं बात करूंगा, अगले में बता, नोट कर लिए क्या? चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं।
क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत रहो, टॉपिक खत्म होते जाएगा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो बता देना भाई, मैं दूसरे को बुला दूंगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। और मैं पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले एमसीक्यू देखता हूं, कभी भी याद रखना। कहां तक का देखो, लेवल है क्या, कभी भी ज्ञान का लेवल है क्या, नहीं है, आपको बांधना पड़ता है, ध्यान में रखिए। और कैसे पता चलेगा कि हमको कहां तक का क्वेश्चन कवर करना है, क्योंकि अगर मैं पर्यावरण पढ़ाने जाऊं, कम से कम 3 महीना का सिलेबस है वो, वास्तविक रूप से। पर हमें सबसे पहले देखना होता है कि कहां तक का लेवल वो कवर किया हुआ है, ये सबसे पहले जानना जरूरी होता है। पढ़ाने के पहले सबसे पहला रिसर्च वही होता है, लेवल, किस लेवल में पूछा है, ठीक। तो बहुत रिसर्च हो जाता है इस चक्कर में, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार बता दीजिएगा, कोशिश करूंगा दोबारा बताने का, ठीक है। चलिए, क्या बता क्या रहा था मैं, हाँ, जल के बारे में बता रहा था ना। तो मैंने अभी बात किया क्या, जल मंडल, जल मंडल। अब मुझे बताइएगा, अगर हमारे पृथ्वी में कितना परसेंट जल है, 100% जल है, तो ये 100% जल, ठीक है। मैं जितना जल है उसको माना कितना है, कितना एक्चुअली में पृथ्वी में, पृथ्वी में 71% जल है। पर अभी 71% को छोड़ दीजिए, मैं केवल किसको देख रहा हूं, जल को। हमारे पृथ्वी पर जितना जल है उसको देख रहा हूं, मतलब वो कितना है अभी, 100% है। उस 100% में क्या मिलेगा, लवणीय जल मिलेगा। क्या मिलेगा, लवणीय जल मिलेगा। और लवणीय जल का मतलब जो कहां है, समुद्र में, समुद्र सागर वगैरह में है, वो सब मिलेगा लवणीय जल, नमक होता है उसमें, ध्यान में रखिएगा। बचा हुआ क्या कहलाएगा, फ्रेश वाटर। क्या कहलाएगा, फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश क्या बोलेंगे, शुद्ध जल। क्या कहलाएगा, शुद्ध जल कहलाएगा, याद रखिएगा, फ्रेश वाटर कहलाएगा। तो लवणीय जल कितना है, तो याद रखिएगा 97.5% क्या है, लवणीय जल है, ठीक है। मतलब हम लोग पीते किसे हैं, फ्रेश वाटर को पीते हैं, लवणीय जल को पी सकते हैं क्या, है ना, 2-4 दिन में रास्ता ले लेंगे, ठीक है। तो इतना खतरनाक, कभी समुद्र घूमने गए हो, गलती से समुद्र में घुसोगे तो एक बार लहर से पानी घुस जाता है मुंह में, है ना, पागल हो जाओगे, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करूंगा, क्या सभी शुद्ध जल का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये शुद्ध जल कितना है हमारे पृथ्वी में, 2.5% है। 97.5 तो लवणी है, तो फ्रेश वाटर कितना हो गया, 2.5% हो गया। क्या ये पूरा का पूरा 2.5% को प्रयोग में लाते हैं हम लोग, जी नहीं लाते हैं, बिल्कुल नहीं लाते हम लोग, है ना। इसमें का कुछ हिस्सा तो बर्फ है, इसमें का कुछ हिस्सा बर्फ है, और कुछ हिस्सा क्या है, प्रयोग में लाते हैं। कुछ हिस्सा क्या है, हम प्रयोग में लाते हैं, बर्फ वाले प्रयोग में लाते हैं क्या, जो बर्फ है वो भी क्या है, फ्रेश वाटर में आता है, परंतु उसका प्रयोग में नहीं लाते हम, बच्चे खुचे जो बच जाते हैं इसमें से उसे प्रयोग में लाते हैं। मतलब 70% जो है वो क्या है, बर्फ है, किसका, शुद्ध जल का। याद रखेगा, मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूं, जितने भी जल है उसका 97.5% क्या है, लवण है ना, 2.5 क्या है, शुद्ध जल है। जितना भी शुद्ध जल है उसका 70% क्या है, बर्फ है, और 30% क्या है, प्रयोग में लाते हैं, ध्यान में रखेगा। ये हिमालय हिमालय आ जाएगा, शिमला हिमालय ये सब आ जाएगा यहाँ। प्रयोग में कहाँ के जल को लाते हैं हम लोग, कहाँ के जल को लाते हैं, तरिया डबरी लिख लो, है ना, तालाब का जल, झील, नदी, ये सब, झील, नदी, यही सब का जल होता है भाई, यही है ना, जिसे हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। बना हुआ है ना आपका स्टार डैम वगैरह, है ना, नल जल योजना, उसी को तो पी रहे हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ क्या करते हैं, सवेरे गंदा करके आ जाते हैं और शाम को पानी पी लेते हैं, वाला कहानी है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए सबसे बड़ा तकलीफ है, ठीक है। तो सोचिए हमारे पास जल कितना है, उपयोग के बहुत कम है, बहुत कम जल उपयोग कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए हमारे भारत में क्या है, भारत का पूरे विश्व में किसकी संकट है, जल की संकट, क्योंकि अधिकांश जल तो इधर समुद्र में है।
जो प्रयोग ला रहे हैं, प्रयोग में लाना है, उसमें भी आधा कहाँ है, बर्फीला में, बर्फ के रूप में है। तो कितना प्रयोग में ला रहा है, बहुत कम हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो कुछ आंकड़े एक एक करके मैं सब चीजों को बात करूंगा। बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में। बात किसके बारे में करते हैं? स्थल मंडल की मैं अगर बातें बताता हूं, स्थल मंडल क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। इसे कहते हैं हम क्या? लिथोस्फीयर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, है ना? इसे हम कहते हैं क्या? लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक। अब ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का जो भूभाग है, भूभाग है, तो याद रखिएगा जो भूभाग है उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं इसी को क्या? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। मतलब अगर मैं पृथ्वी को पढ़ूंगा, जैसे ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसका मतलब अंदर वाला भाग भी होगा, होगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी को अगर आप खुदाई करेंगे, पृथ्वी को, तो ये पृथ्वी का एक टुकड़ा उठाया मैंने, मान के चलिए ये टुकड़ा उठाया, ठीक है? तो ये टुकड़ा अगर मैंने उठाया तो मुझे पृथ्वी के कितने भाग दिखाई दिए? 3 भाग। पृथ्वी के कितने भाग दिखाई दिए? 3 भाग। ये है ऊपर वाला जो परत है, उसे कहा जाता है क्या? क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। बीच वाला जो भाग है उसे कहते हैं क्या? मेंटल कहते हैं। और लास्ट वाला जो भाग है, अंतिम वाला भाग है, उसे कहते हैं क्या? कोर कहते हैं। याद रखेगा, ये पृथ्वी की बात है ना? और लिथोस्फीयर किसे कहते हैं हम? क्रस्ट को। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? क्रस्ट को। क्रस्ट का जो ऊपरी है 12 किलोमीटर का जो है ना, 12 किलोमीटर की गहराई तक है, वो कहलाता है क्या? आपका क्रस्ट कहलाता है। ठीक है? मतलब उसे कहते हैं हम लोग क्या? लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसी में रहेगा क्या आपका? किससे बनेगा लिथोस्फीयर? मुझे बताइए, इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगा? चट्टान और मिट्टी तो मिलेंगे, और कुछ मिलता है क्या? चट्टान व मृदा, यही रहता है कि नहीं रहता है? चट्टान और मृदा। तो याद रखिएगा, लिथोस्फीयर किससे बना है? चट्टान व मृदा से बना है, जो कि क्रस्ट का कौन सा भाग है? क्रस्ट का ऊपरी भाग है, या क्रस्ट वाला भाग है। बोल सकते हो क्रस्ट का ऊपरी भाग या क्रस्ट वाला भाग है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं। आपको 2-3 चीजें प्रश्न पूछेगा। अगर क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करते, सबसे ज्यादा, है ना, इसकी जो रेंज है, इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई के आधार पर तीनों को क्रम में अरेंज कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा मोटा कौन है? सबसे ज्यादा मोटा कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? कोर। कोर के बाद कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? मेंटल। मेंटल के बाद कौन दिख रहा है? क्रस्ट। हिंदी में भी लिख देता हूं, कोर को बोलते हैं क्या? क्रोड कहते हैं हिंदी में। ठीक है? मेंटल को कहते हैं क्या? प्रवर। प्रवर कहते हैं ना, प्रवार कहते हैं। और क्रस्ट को कहते हैं क्या? भूपर पट्टी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्रस्ट को बोलते हैं क्या? भूपर पट्टी। अब ध्यान में रखिएगा, यहां है क्या? कौन से तत्व शामिल है? तो याद रखिएगा, क्रस्ट में आपको क्या मिलेगा? क्रस्ट में मिलेगा आपको क्या? नीफे, है ना, सियाल मिलता है। क्रस्ट में क्या मिलता है? सियाल मिलता है। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। क्रस्ट में क्या मिलता है? सियाल मिलता है। ठीक है? अगर पूछेगा मेंटल में क्या उपस्थित रहता है, तो मेंटल में रहता है क्या? सीमा रहता है। क्या रहता है? सीमा रहता है। ध्यान में रखिएगा, मेंटल वाले पार्ट को बोला जाता है क्या? सीमा कहा जाता है। और कोर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। कोर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। याद रखेगा। तो याद रखेगा, अगर पृथ्वी को तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? सियाल। सबसे ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं सियाल। सियाल के बाद, सियाल के बाद जी सीमा। सीमा के बाद नीफे। याद रखिएगा, सियाल, सीमा और नीफे, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? मेंटल को क्या कहा जाता है? तो मेंटल में क्या रहता है? सीमा। और सियाल का मतलब होता है, एसआई का मतलब होता है क्या? सिलिका। क्या मतलब होता है? सिलिका। सिलिका। ठीक है? और एल का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है। ध्यान में रखिएगा, एल का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है।
सीमा का मतलब अगेन एस आई आया, एस आई आया मतलब सिलिका, सिलिका। ए में आया मतलब मैग्नीशियम है, वो क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। निफे, एन आई का मतलब क्या है, निकिल, एन आई का मतलब क्या है, निकिल है। और एफ का मतलब क्या है, फेरस। और फेरस मतलब, फेरस को किसको बोलते हैं हम लोग, आयरन को कहा जाता है क्या, फेरस कहा जाता है। तो याद रखेगा इस बात को, ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आपको कुछ फैक्ट है एग्जाम दृष्टिकोण से जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं वो मैं बता देता हूं आप लोग को, रिसर्च कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ आंकड़े हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। कौन से आंकड़े हैं वो मैं बता देता हूं आपको। प्रश्न पूछा जाएगा भूपर पट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो कौन सा तत्व मिलेगा, आ? ऑक्सीजन। याद रखिएगा भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या उपस्थित है, है? पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या उपस्थित है? मैं सीक्वेंस बता देता हूं। लिखिएगा, भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। दो चीजें पूछी जाती है ना, गलत सलत बताते हैं सब। चलिए, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, परसेंटेज एक्चुअली में मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे भूपर पट्टी, भूपर पट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मिलेगा, कौन सा तत्व मिलेगा, ऑक्सीजन। याद रखेगा सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऐसे लिख दूंगा, O2 समझ जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन के बाद हाँ, सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद क्या मिलता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम, मिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद क्या मिलता है, लोहा। ये चार नाम याद रखिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी मतलब ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले भाग की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मिलता है क्या, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। परसेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। है ना, 46, 27, 8, 5, ठीक है। 46% क्या है, ऑक्सीजन है। 27% क्या, 27.5% सिलिकॉन है। 8% क्या है, एल्यूमिनियम है। और 5% क्या है आपका, लोहा है। याद रखेगा, ये क्रम याद रखेगा। प्रश्न समझ में आया। मैंने पूछा क्या, भूपर पट्टी में, मैंने पूछा क्या, भूपर पट्टी में। अगर यही प्रश्न आ गया क्या, पृथ्वी में आ गया, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा इसका श्रृंखला अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका श्रृंखला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं परसेंट बताता हूं उसका भी। सबसे ज्यादा तो वैसे क्या मिलेगा, लोहा मिलता है ना। कितना परसेंट है वो देखना पड़ेगा। खैर छोड़िए,
अगर पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे, पृथ्वी के अंदर की बात, तो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा अगर भूपर पट्टी शब्द यूज हुआ या सतह शब्द यूज हुआ या धरातल शब्द यूज हुआ तो आपको ऑक्सीजन को बताना है, परंतु अंदर की बात आएगा तो सबसे ज्यादा क्या है? लोहा है, ये बात याद रखिएगा। लोहा के बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, बाद में आता है। पहले नंबर में क्या जाता है? लोहा आ जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे परसेंट अभी मुझे ध्यान में नहीं है, मैं कल बता दूंगा परसेंट अगर पूछ, वैसे परसेंट तो नहीं पूछता, बहुत कम, फिर भी एक बार जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहां से आएगा तो प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल एग्जाम में क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक लोहा, सर्वाधिक लोहा पृथ्वी के कौन से लेयर में पाया जाता है? तो कौन सा लेयर है? निचली लेयर। निचली लेयर मतलब क्या बोलते हैं उसे? हम कोर कहते हैं। निफे है ना, तो फे का मतलब क्या है? फेरस है। अब आपको प्रश्न पूछेगा सबसे ज्यादा तापमान कौन सा परत होता है, सबसे ज्यादा दाब कौन सा परत होता है, और किस परत की घनत्वता सबसे ज्यादा अधिक होती है? मैंने क्या क्या नाम लिया? मैंने लिया क्या? तापमान, टेम्परेचर, तापमान बोला मैंने। ठीक है, दूसरा बोला मैंने क्या? घनत्व की बात किया मैंने, घनत्व। तीसरा मैंने बात किया क्या? दाब। तीसरा मैंने क्या किया? बात किया दाब की बात किया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखो, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, ये पृथ्वी है ना, नीचे से ऊपर जाते जाऊंगा, दाब क्या होते जाता है? कम होता है। याद, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से भी मैं ऊपर चले गया, कहां? अंतरिक्ष की तरफ। तो हमेशा याद रखना, दाब हमेशा क्या होता है? कम होता है। मतलब सबसे ज्यादा दाब कहां रहेगा? केंद्र में रहेगा। सबसे ज्यादा दाब कहां रहेगा? केंद्र में रहेगा। बस इस चीज को याद रखो, अगर दाब ज्यादा है तो तापमान और घनत्व भी क्या होता है? पहले पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे? पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा तापमान किसका होगा? किसका होगा? कोर का होगा। कोर के बाद किसका होगा? मेंटल का होगा। उसके बाद किसका होगा? क्रस्ट का। उसके बाद किसका होगा? क्रस्ट का होगा, है ना। यही सभी चीजें होगी। जैसे टेम्परेचर सबसे ज्यादा ये है T1, T2, T3। घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं D1, D2, D3। समझ में आ रहा है? ठीक है, दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर, P1, P2, P3। कर सकते हैं अरेंज, अरेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हिमालय पे चढ़ गए आप लोग, है ना, तो हिमालय पे चढ़ गए तो खाना जल्दी बनेगा कि बहुत लेट से बनेगा? है, क्यों लेट से बनेगा? हम्म, प्रेशर क्या हो जाता है? एक चीज लिख लीजिएगा, अगर भूपर पट्टी से हम लोग कहा जाते हैं? केंद्र की ओर जाते हैं, तो हर 32 किलोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? वृद्धि होती है। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, नोट करके लिखेंगे। भूपर पट्टी से, भूपर पट्टी से कोर की ओर जाने पर, कोर की ओर जाने पर प्रति 32 किलोमीटर में, 32 किलोमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है? क्या होती है? कमी क्यों होगा रे भैया? वृद्धि होता। गर्म रहता है ना, लावा है अंदर में, क्या है? लावा है, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर को खुदाई करेंगे तो क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। ज्वालामुखी देखे हो ना, बस वही है, वो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, मेंटल वाले पार्ट से निकलता है, मैग्मा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये था हमारा किसके बारे में? इसके बारे में था जी, स्थल मंडल के बारे में हमने क्या देखा? एक सामान्य जानकारी हमने बात किया। अगला बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में? वायुमंडल। ठीक है, अगला बात करेंगे किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए टॉपिक लिखेंगे वायुमंडल।
क्या होता है वायुमंडल में, क्या क्या पाया जाता है, या किससे मिलकर बनता है वायुमंडल, बता सकते हो? है? वायुमंडल में एक तो क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, जल वाष्प मिलेगा, और तीसरा क्या मिलता है, धूल कण। तीसरा क्या मिलता है, धूल कण मिलता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा वातावरण है वो तीन चीजें उपस्थित रहती है वातावरण में। पहला होता है क्या, पहला क्या है, गैस, जल वाष्प और धूल कण। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, गैस रहेगा, फिर क्या मिलेगा, जल वाष्प मिलेगा, फिर धूल कण रहेंगे। ठीक है, मुझे बताइएगा गैस किस लिए जरूरी है, जीवन जीवन के लिए आवश्यक है ये किसके लिए आवश्यक है, जीव जंतु के लिए आवश्यक है। जल वाष्प किसका कारक बनता है, किसका कारक बनता है, वर्षा का कारक बनता है। धूल कण भी किसका कारण बनता है, धूल कण किसका कारण बनता है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है ना, या फिर बहुत सारी चीजें होती है उसका क्या करता है ये, परावर्तन, विसरण, विसरण सुने हो ना, फैल जाता है जी प्रकाश वगैरह, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है। धूल के कण होते हैं जो बादल, बादल का भी निर्माण करने में इसका क्या होता है, योगदान होता है धूल कण का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इसका परिणाम है ना, क्या क्या चीजें करता है, तो गैस में क्या क्या गैस मिलता है। प्रश्न आता है वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गैस कौन सा मिलता है, कौन सा मिलता है, N2 मिलता है। N2 मतलब नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, और नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए क्या है, अति आवश्यक है ना। अगर पूछेगा कोई पौधा, खोलिए, अगर कोई पौधा, ठीक है, अगर कोई पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है तो किस रूप में ग्रहण करता है, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। कहां से ग्रहण करता है, जमीन से ग्रहण करता है। नोट करके लिख लो भाई, कई बार चीजें पूछ लिया जाता है ना, कोने खाने में कहीं पे जगह बना लो और नोट करके लिख लो, नोट, नोट। पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मृदा से, मृदा से नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, किसके रूप में ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, नाइट्रेट के रूप में। कहां से, मृदा से ग्रहण करते हैं। अब मृदा में जो नाइट्रोजन आता है सबसे ज्यादा कौन लाता है, कौन लाता है, मूंगफली। कौन लाता है, मूंगफली लाता है। नोट कर लीजिएगा, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन करता है, मूंगफली करता है। ठीक है, मूंगफली, मूंगफली का पौधा, पौधा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को, नाइट्रोजन की मात्रा को सर्वाधिक बढ़ाता है। कृषि फसल में ना, ठीक है, कृषि फसल में याद रखिए, जो खेती करते हैं ना, इसलिए बोला जाता है बीच बीच में क्या, फसल चक्रण सुने ना। फसल चक्रण क्यों जरूरी है, ताकि वहां नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब क्या रहे, मेंटेन रहे, है ना। फसल चक्रण बहुत जरूरी होता है, वो भी पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के बाद क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तीसरा क्या मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा, आर्गन। चौथा क्या मिलेगा, CO2। चौथा क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा प्लूटो से पढ़ रहे हैं कुछ, सुनी सुनाई चीजें लग रही है ना। ठीक है, ये सब पढ़े हैं। ये कौन से क्लास का है, 10वीं, 9वीं 10वीं तक का सिलेबस है ये, उससे ज्यादा का सिलेबस नहीं है भाई। आपको 10वीं तक का सिलेबस हर क्लास के लिए पढ़ना है, हर एग्जाम के लिए। याद रखिए, कोई सा भी एग्जाम हो, 10वीं तक का सिलेबस बेस होता है और वहीं तक का सिलेबस ही हमें पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए
अगर मैं बात करूंगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, तो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 78%, याद रखिएगा। ठीक है, 20.7% क्या है, या राउंड फिगर में क्या बोलते हैं हम लोग, 21% क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है। आर्गन कितना है, 0.9%, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आंकड़ा याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी आंकड़े आपको क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अन्य गैसेस आते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, फास्फोरस, ये सब आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आर्गन, आर्गन अगर पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे तो कहां पे मिलता है आर्गन, अक्रिय गैस, याद रखेगा। तो प्रश्न आता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस है, याद रखेगा। कौन सा अक्रिय गैस है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं क्या, इनर्ट गैस, और हिंदी में कहते हैं क्या, अक्रिय गैस, जो किसी के साथ भी क्या नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है, और वो कौन है, आर्गन है। नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन है, वो है आर्गन। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं ना। वायुमंडल में, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस, ये अंग्रेजी में कहते हैं इसे इनर्ट गैस कहते हैं, वो कौन है, आर्गन। ठीक है, कितना परसेंट, 0.9%। ठीक है, मुझे एक चीज बताइएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग कहां करते हैं, कुछ आइडिया है, फूड प्रिजर्वेशन, याद रखिएगा। फूड को प्रिजर्व करने में किसका प्रयोग होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया, NH3 पढ़े हो, नाइट्रोजन से बनता है क्या, अमोनिया। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। अच्छा, शादी बार भी हमें आजकल एक चीज चलते रहता है ना, जब दूल्हा दुल्हन आते तो मस्त धुआं 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 चलता है, वहां जाके देखना थोड़ा ठंडा लगता है, ठंडा रहता है वो, कारण जहां अमोनिया है वहां ठंडा है, याद रखिएगा। हर जगह जहां, जैसे फ्रिज, क्या मिलेगा, अमोनिया, क्या मिलेगा, अमोनिया। एसी, क्या मिलेगा वहां, अमोनिया। बिना अमोनिया के कोई चीजें यहाँ ठंडा नहीं होती। बर्फ जहां जमता है वहां क्या होता है, हमेशा अमोनिया वाली चीजें मिलेगी, क्योंकि वो ठंडा करता है हर चीज को। बात समझ में आ रही है। तो अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3, है ना। तो एग्जाम्पल वगैरह को लिख लो ना, एग्जाम्पल वगैरह को, नाइट्रोजन का प्रयोग कहां कहां होता है, नाइट्रोजन का प्रयोग। ठीक है, एक तो पहला चीज लिख सकते हैं कहा, नाटक में दृश्य गैस के लिए, दृश्य क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, दृश्य गैस ही लिख लो, चलो। ये रंगहीन होता है ना पर, ठीक है। दूसरा और है ना, अमोनिया के लिए, अमोनिया, अमोनिया वगैरह में क्या होता है इसका प्रयोग, अमोनिया मतलब जहां, जहां भी किसका कार्य होगा, शीतलक, किसका काम होता है, शीतलक, शीतलक मतलब ठंडा, शीतलक का मतलब क्या, ठंडा। ये सब में आपका प्रयोग होता है किसका, नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। और नाइट्रोजन का प्रयोग और किस लिए करते हैं, किस में प्रयोग होता है, और उर्वरक, है ना। जमीन की क्या बना बढ़ानी है, उर्वरक बढ़ानी है, इसलिए इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, यहां तक कर सकते हैं। ऑक्सीजन, अगला है क्या, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, क्या ऑक्सीजन जलने में सहायक है, बुझाने में सहायक है, जलने में सहायक है, याद रखिएगा, है ना। ये किस में सहायक है, जलने में सहायक है। और ये जी जी है ना, ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधों से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। कब निकलता है, सुबह में, सुबह से लेकर
शाम तक, मतलब दिन में। याद रखेगा, रात में नहीं निकलता है। रात में क्या छोड़ता है पेड़? CO2 छोड़ता है। याद रखेगा, पेड़ का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे अगर ये पेड़ है, ये आप पेड़ बना दिए, अगर दिन है मतलब क्या देगा, ये क्या रिलीज करेगा? O2। ऑब्जर्व क्या करेगा? ऑब्जर्व क्या करेगा? CO2। सेम प्रक्रिया जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। अगर रात हुआ मतलब O2 को क्या करेगा? ये ले लेगा और क्या छोड़ देगा? CO2 रिलीज करता है ना? CO2 क्या करता है? ये रिलीज कर देता है। याद रखेगा, इसीलिए बोला जाता है रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, लोग निपट लेते हैं। फिर कई लोग यही नहीं समझ में आते क्यों मर गए करके। कई बार ऐसे हुआ भी है प्रैक्टिकली। पेड़ लोगों को आदत रहता है ना थोड़ा सा, अरे यार दिन में अच्छा लगता है तो सोचते हैं कि रात में भी अच्छा लगता है, क्योंकि जानकारी नहीं है। कई बार वहां दम घुटने की वजह से भी क्या हो जाता है? मर जाता है। आप लोग देखे होंगे कुछ कुछ वो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्जर्व कर लेता है ऑक्सीजन को। कुछ पेड़ में ऐसा रहता है तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर देता है। क्लियर है? इसको ध्यान में रखेगा। चलिए, है ना? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान अपघटन में होता है। याद रखिएगा, अपघटन। अपघटन मतलब समझते हो? बिना ऑक्सीजन के क्या नहीं हो सकता है? अपघटन नहीं हो सकता। अपघटन मतलब क्या? डिकम्पोजिशन। अपघटन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। याद रखिएगा, जैसे सड़ना जिसको बोलते हैं, सड़ना गलना बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता है वो। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितना परसेंट उपस्थित है ऑक्सीजन? कितना परसेंट है? 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। मतलब यही दोनों मिलाकर लगभग कितना हो गया? 99%। याद रखिएगा, जो 1% है करीब करीब, ये 99.9% करीब हो जाता है लगभग लगभग। अगर पॉइंट में लिखेंगे ना एग्जैक्ट, तो ये लगभग हो जाता है 99.1%। 99.1% हो जाता है। बाकी जो अन्य चीजें वो कितना हो जाता है? 0.99% हो जाता है। अन्य में कौन आ जाएगा? आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें हमने बात किया थोड़ा सा किसके बारे में? गैसेस के बारे में बात किया। अब वायुमंडल की अगर मैं बात करूंगा, है ना, तो वायुमंडल को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले धरातल की बात करेंगे। कितना समय बचा है? यहीं तक करें क्या आज? ठीक है, क्योंकि वायुमंडल को अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा सा लंबा पार्ट है वो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा उसमें। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से, क्षोभ मंडल सुने हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर में क्या आता है? समताप के ऊपर में क्या आता है? मध्य, मेसोस्फीयर जिसे कहते हैं। मध्य के ऊपर में क्या आता है? आयनोस्फीयर आता है, आयन मंडल आता है। पूछा जाएगा हेलीकॉप्टर कहां से उड़ाता है? समताप से। नाम से ही पता चल रहा है समताप। वहां हवा हमेशा क्षैतिज चलता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता है। जेट स्ट्रीम कहां चलता है? जेट स्ट्रीम मतलब समझते हो? तूफान। कौन से मंडल में चलता है? सबसे नीचे मंडल में, इसलिए वहां हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, हवाई जहाज नहीं उड़ता है। मतलब जो एरोप्लेन वगैरह है ना, वहां उड़ेगा तो वो डगमगा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। याद रखिएगा, ओजोन परत कहां मिलता है? ओजोन परत का फार्मूला क्या है? हाँ, O3। याद रखिएगा, ऑक्सीजन और नग्न, नग्न बोलते हैं इसको, नग्न ऑक्सीजन, या फिर इसके लिए एक शब्द यूज होता है ना? नवजात। नवजात ऑक्सीजन, दोनों मिलकर बनता है क्या? प्रश्न आ जाता है ना कभी भी। याद रखेगा, O3 कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से क्या बनता है? ओजोन बढ़ता है। मुझे बताइएगा, ओजोन हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? बताइए। अगर ओजोन वायुमंडल में उपस्थित है तो अच्छी बात है, पर यही ओजोन अगर धरातल पे आ गया तो हमारे लिए जहर है वो। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, हालांकि मैं लिखा भी दूंगा, है ना? तो वही चीजें है, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा है, बुरा काम करेंगे दूसरे के लिए जहर है, वैसी वाली कहानी है। ऊपर में है ओजोन तो अच्छा है, अगर वो नीचे आ गया गलती से तो क्या बन जाता है? पूरा जहरीला बना देता है वातावरण को। ठीक है, धरातल में आ गया तो। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे प्रश्न वगैरह बने हैं, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यहां से बिल्कुल आपके प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका तो फोल्डर ही नहीं बना है ना।
ऑनलाइन वाले समझ में आया क्या? कुछ कमेंट करके बताओ तो मुझे। आप लोग को आया जी? क्यों जा रहे हो? अभी मैथ्स होगा क्या? अच्छा, अटेंडेंस करके जाना ना। देते हैं ना। तुलसी हमेशा देता है, वो 24 घंटे है।